गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क बताया था क्या? सर नहीं, सेम ही होमवर्क था और लास्ट टाइम से। लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में थ्योरेटिकल अपन ने क्या डिस्कस किया था? हम बात कर रहे थे कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट तो उनके जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बनता है दैट इज इक्वल टू 0। तो एक Yes, बार sir. लास्ट क्लास तक जो अपन ने डिस्कस किया है, लास्ट क्लास तक स्टार्टिंग से लेके उसमें कोई पॉइंट किसी को पूछना है? हमने ये भी सबसे लास्ट में बोला था कि डिटर्मिनेंट इफ लाइंस आर कॉन्करेंट then determinant is equal to 0, but converse is not true. That means if determinant is equal to 0, then it is not necessary that lines are concurrent, because अगर हम 3 parallel lines लेते हैं और इनका determinant solve करेंगे तो definitely 0 आ जाएगा, but these lines are not concurrent. तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल अगर नोट करें, find k if lines, first line is 2x plus ky equals to 4x plus डेटा सेट करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे okay, try this question. जो कांस्टेंट्स हैं, अगर हम या तो हम तीनों ही कांस्टेंट्स को राइट साइड में रखेंगे और यूज कर लेंगे, या फिर तीनों को ही लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और फिर यूज कर लेंगे। अगर लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, बट ये है कि तीनों कांस्टेंट्स को सेम साइड में रखना है।
k इक्वल्स टू 1 आ रहा है, चेक करो कि k इक्वल्स टू 1 आंसर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। बोलो k सर इक्वल्स टू नहीं है, तो पहली और तीसरी लाइन ही तो पैरेलल हो जाएंगी। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे सभी लोगों को एक पॉइंट समझ आ रहा है कि if k is equal to 1, then all three lines are parallel lines. First line is 2x plus y is equal to something. Third line again 2x plus y is equal to some other thing. And second line भी same ही है, बस 2 से multiplied है, 4x plus 2y is equal to 5 लिखा हुआ है। तो k is equal to 1 is rejected because lines are parallel. Lines are parallel and distinct. Therefore, answer of this question is k belongs to phi, यानी कि not possible. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जीरो करने के बाद जो k का आंसर आता है उसे हमें ओरिजिनल लाइंस जो गिवन है यहाँ पुट करके चेक भी करना है, और इफ ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट देन दैट वैल्यू इज रिजेक्टेड, और अगर नहीं है पैरेलल तो फिर वो वाला के एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कॉन्करेंसी में तो सिर्फ इतना ही है। एक बार जस्ट कंफर्म करना, हमने कभी किसी क्वेश्चन में ये इस टाइप का ग्राफ डिस्कस किया था क्या? ऐसा सर कोई ये क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग में क्या था, लेक्चर 3 में उसने क्या किया, नहीं, बट किया है ना एक बार पहले कभी? एरिया ढूंढना था ना हम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, इसका यस ग्राफ, सर। हाँ ठीक है, इस टाइप का बनता है। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, अच्छा हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात की है क्या? नो सर। ओके, shifting of origin and rotation of axis. पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि लेट्स से ये स्टैंडर्ड एक्स वाई प्लेन्स हैं, एक्स वाई एक्सिस हैं, ये एक्स वाई प्लेन है और ओरिजिन अभी यहाँ पे है, और इस सिस्टम में कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,5 है। ठीक है, अगर हम ओरिजिन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलली मूव करके शिफ्ट कर दें और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेट्स से यहाँ पर ले आए, और ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को मूव किया है पॉइंट 1,3 पे, तो इस वाले एक्स न्यू और वाई न्यू, इस वाले सिस्टम में पॉइंट पी के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 3,2। 3,2। देखो और लोगों को ये 3,2 पॉइंट समझ आया क्या? यस सर। और ओनली यही है ओरिजिन शिफ्टिंग। 3,2 कैसे? बिकॉज सिंस हमने एक्सिस को इधर मूव कर दिया, तो अभी पॉइंट पी की एक्स न्यू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई न्यू एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, ये वाला डिस्टेंस तो 5 माइनस 3 से 2 हो जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस 4 माइनस 1 से 3 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो यही है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये चीज अपन अब नोट कर लेते हैं। Origin is shifted to point alpha comma beta.
coordinates of point P x comma y becomes x dash comma y dash, where x dash is equal to x minus alpha इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ओरिजिन को शिफ्ट किया है पॉइंट 2 -1 पे। तो इसका मतलब कि हम x के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा रिप्लेस कर देंगे, y के प्लेस पे y डैश प्लस बीटा रिप्लेस कर देंगे, और जो x डैश y डैश के टर्म में आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x डैश एंड न्यू डैश जो है वो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बोलो आंसर क्या है? x के प्लेस पे तो हमें x डैश -2 या +2, x के प्लेस पे x डैश -2 आएगा या +2 आएगा? माइनस प्लस +2, बिकॉज x डैश न्यू सिस्टम है। इन दिस केस x डैश y डैश जो है वो न्यू पॉइंट्स है, x y ओरिजिनल पॉइंट है। तो यहाँ पे लाइन में तो ओरिजिनल लाइन दे रखी है, इसका मतलब कि x y ओरिजिनल है, और इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश चाहिए, एंड y के प्लेस पे y डैश -1 बिकॉज बीटा इटसेल्फ इज -1। तो ये इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स x डैश +2 प्लस 3 टाइम्स y डैश -1 इक्वल्स टू 5, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2x डैश प्लस 3y डैश +2 + 4 - 3 कितना हो गया +1, तो ये 4 आ गया। ठीक है, बट हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड वेरिएबल, सिंस हम x और y ही लेके चलते हैं, तो हम आंसर जो है वो ये बोलेंगे। मतलब ऑप्शन में अगर लिखा होगा तो x डैश y डैश नहीं लिखा होगा, तो हमने पहले तो इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश अपना आंसर फाइंड कर लिया, और सबसे लास्ट में x डैश के प्लेस पे x और y डैश के प्लेस पे y रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है सबको क्लियर है? अब पॉइंट चेंज करना है या किसी भी कर्व को चेंज करना है। अभी तो मैंने लाइन लिखा है, पर कुछ भी अपन को कोई भी कर्व बोल दिया जाए कि 2x² - 3xy + 7x + 4 = 0, तो इसमें भी हमें सेम चेंजेस करके x डैश और y डैश की टर्म्स में न्यू कर्व फाइंड कर लेना है, और जो सबसे लास्ट में जाके x डैश को x से और y डैश को y से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस सर।
रोटेशन ऑफ एक्सिस, देखो जेई ने लास्ट 15-20 ईयर्स से मतलब कभी रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट वही है कि बाई चांस आ जाए तो, बट चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे अपन ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, और सिर्फ जो इसका मीनिंग है, बेसिक मीनिंग और फॉर्मूला वो समझ लेंगे कि जैसे ओरिजिनल एक्सिस तो ये है, और ओरिजिन के अबाउट हमने इन एक्सिस को रोटेट किया। एक्स एक्सिस को अगर थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सिंस x and y axis are always perpendicular to each other, तो y एक्सिस भी अकॉर्डिंगली थीटा एंगल से y एक्सिस के रेफरेंस से रोटेट हो जाएगा। और इस सिस्टम में जो हमने अभी पहले बात की थी कि कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक लाइन है तो उसका न्यू सिस्टम में क्या इक्वेशन बनेगा या क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये हम अब डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कि इफ coordinate axis are rotated by an angle theta about origin in anti-clockwise direction, because anti-clockwise direction का एंगल अपन पॉजिटिव लेते हैं। Then coordinates of point P x comma y become P dash, ये नाम तो सेम ही है, P x dash comma y dash x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta, y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta। यहाँ पे x एंड y ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x डैश एंड y डैश न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग नोट कर लो, फिर ये डायग्राम भी बना लेना। सर रोटेशन ऑफ एक्सिस में बोलो। सर जैसे एक प्रीवियस केस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमारा लाइन का पॉइंट्स चेंज हो रहे थे बट स्लोप सेम रहता था। हाँ, तो इस केस में स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा राइट। हाँ, अभी अपन एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक बार ये नोट कर लो सारा। तो अगर हम लोग एक्सिस रोटेट करेंगे लाइन वगैरह तो रोटेट नहीं करनी होगी ना। वापस बोलो, एक्सिस रोटेट करेंगे। सर वो सर एक लाइन है उसे नहीं रोटेट करेंगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। जैसे इस तरह का केस है कि ओरिजिनल एक्सिस तो ये है, ठीक है, हमने एक्सिस को रोटेट करने के बाद ये बना लिया। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, या तो ये होगा कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल सिस्टम में P5,7 थे, इसके न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो जो हमने P5,7 की बात की है वो तो हमने बोला है कि इसका ये डिस्टेंस 7 है और ये डिस्टेंस 5 है, तब जाके ये पॉइंट 5,7 बना। लेकिन न्यू सिस्टम में जो डिस्टेंसेस हैं वो तो अब यहां से और यहां से मेजर करेंगे, और ये दोनों डिस्टेंसेस कुछ चेंज हो जाएंगे तो वो न्यू पॉइंट हो जाएगा। ये तो पॉइंट की बात है। अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल एक्सिस, न्यू एक्सिस, और मान लेते हैं कि जो लाइन है वो लाइन ओरिजिनल सिस्टम में कुछ इस तरह की लाइन है। अगर ओरिजिनल सिस्टम में ये ब्लू कलर की लाइन है
तो ओरिजिनल सिस्टम में इस लाइन का इंक्लिनेशन तो ये वाला एंगल होगा, और न्यू सिस्टम में इस लाइन का इंक्लिनेशन अब ये वाला एंगल हो जाएगा। सिंस न्यू सिस्टम में इंक्लिनेशन ही चेंज हो गया तो लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और अब अपन को यूज कैसे करना है ये? सर एक सेकंड प्रीवियस पे जाओगे प्लीज। एक्स डैश एंड वाई डैश न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हैं, थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है जिसे रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन, और एक्स वाई ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। यस सर। ऐसा करो कैलकुलेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा, पाई बाई 4 यूज कर लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था मैं वापस लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा था, और y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा माइनस वाई डैश नहीं प्लस वाई डैश कॉस थीटा। एक पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में एक लाइन को कन्वर्ट करना है। थीटा इज पाई बाय 4। तो यहाँ पे ओरिजिन शिफ्टिंग वाला केस तो क्या है कि कैलकुलेशन वाइज बहुत ही सिंपल होता था, यहाँ पे अपन को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड 5 इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। मैंने एंगल पाई बाय 4 लिया तो फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो गई, अदरवाइज पाई बाय 6 या पाई बाय 3 लेते तो रूट 3 वाला टर्म और आ जाता। तो दिस इक्वेशन बिकम्स x dash minus y dash is equal to 4 root 2 and this is x dash plus y dash is equal to 5 root 2। दोनों को ऐड किया तो 2x dash is equal to 9 root 2, तो x dash is equal to 9 root 2 upon 2।
दोनों का डिफरेंस लिया तो 2y डैश इज इक्वल टू √2, तो y डैश इज इक्वल टू √2 अपॉन 2। तो देखो, तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन है। हाँ, विरोके ने आंसर भी बोला है, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब लाइन की इक्वेशन को भी इसी मेथड से कन्वर्ट करना है। कि x के प्लेस पे हमें x डैश बाई √2 माइनस y डैश बाई √2 और y के प्लेस पे x डैश बाई √2 प्लस y डैश बाई √2। ठीक है, तो लाइन गिवन था 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस x यानी कि 3x डैश माइनस 2y प्लस y यानी कि माइनस 5 डैश। फाइनल आंसर 3x माइनस y इक्वल्स टू 5 √2। देखो सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नोट कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस सर। What point origin must be shifted to eliminate x and y terms from equation 2x square plus 3y square, नहीं, 2x square plus 3xy minus 2y square minus 7x plus y plus 3 equals to 0। अब क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन कर दिया, पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट तो पूछ लिया और कर्व में बता दिया कि अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो x और y की टर्म्स हैं ये नहीं आनी चाहिए। अगर आपने एज्यूम कर लिया कि लेट द पॉइंट ओरिजिन बी शिफ्टेड टू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो x के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा और y के प्लेस पे y डैश प्लस बीटा रिप्लेस करेंगे। इसके बाद क्या, जैसे अपन ने रिप्लेस किया और एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एल एक्स डैश वाई डैश अल्फा एंड बीटा, तो उसका क्या करेंगे? कि उसमें जो x डैश का कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और y डैश का कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आएगा, उनको इक्वल टू 0 कर देंगे जिससे कि वो टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, उससे अपन को अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर।
अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये अपन ने x और y के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा और y डैश प्लस बीटा रिप्लेस कर दिया। बट अब अपन ने कहा कि देखो अब एग्जाम के पॉइंट से अपन को किस तरह से प्रोसीड करना है, कि अगर एक तो ऑब्वियसली मेथड है कि हम ये सारे के सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई वगैरह ओपन करके सिंप्लीफाई कर लें, और फिर सारा सिंप्लीफाई कर लिया तो x का जो कोफिशिएंट है वो मिल जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उनको रेस्पेक्टिवली दोनों कोफिशिएंट को जीरो करके दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने कहा कि हमें ओनली x या y का कोफिशिएंट चाहिए। तो तुम लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि इस मतलब बिना सिंप्लीफाई किए कोफिशिएंट ऑफ x या x डैश इन दिस केस क्या बनेगा। फर्स्ट टर्म से बोलो x डैश का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, coefficient of x dash from first term। 4 अल्फा। और सभी लोगों को 4 अल्फा क्लियर है क्या? यस सर। सेकंड टर्म x डैश का कोफिशिएंट बोलो, x डैश बीटा 3 बीटा 3 times 3 टाइम्स बीटा क्लियर है। यहां से कुछ आएगा ही नहीं, यहां से x डैश का कोफिशिएंट 7 आ रहा है, तो ये हमें इक्वल टू 0 कर देना है। वैसे ही अब तुम लोग खुद से लिखो कोफिशिएंट ऑफ y डैश। तो वो तो पहली इक्वेशन से ही क्लियर है ना? क्या? तो पहली इक्वेशन से ही क्लियर हो गया अल्फा बीटा की वैल्यूज। कैसे? तो 1,1 ही होगा। नहीं, जरूर थोड़ी है। अगर सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया कि अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड इक्वेशन से सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y डैश लिखो पहले बिना ओपन किए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ब्रैकेट से तो y डैश बनेगा नहीं, सेकंड यानी कि यहां से y डैश का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 3 अल्फा 3 अल्फा। y डैश का कोफिशिएंट फ्रॉम दिस टर्म -4 बीटा। बिकॉज 2 बीटा यहां से आ जाएगा और -2 आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो -4 बीटा, और यहां से 1। ये जस्ट चांस की बात है कि आंसर 1,1 ही आ गया इस केस में, यस सर। ठीक है। बट ओनली वन इक्वेशन अगर गिवन है कि 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। 1,1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 7/4, 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे x और y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अभी इन दोनों को सॉल्व किया तो गेट अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 1, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1,1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया। यस सर।
तो ये तो सेम कैलकुलेशन है जो अपन ने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर रोटेट कर रहे हैं तो x और y के प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश ये रिप्लेस कर लेंगे, बट अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करना होगा। तो यहाँ पे बनेगा अगेन वही पॉइंट है कि मल्टीप्लाई करके सारा कुछ सिंप्लीफाई करके तो अपन लिख ही लेंगे, लेकिन हम बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो तुम लोग अगेन ट्राई करो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई। coefficient of x dash y dash. हाँ, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि एग्जाम के पॉइंट से टाइम बचाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन इस तरह से बचा सकते हैं टाइम कि अपन ओपन ना करें। तो लिखा तुमने कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश, अगर लिखा है तो बताओ फर्स्ट टर्म से कोफिशिएंट ऑफ x डैश minus y, 2 sin theta cos theta. सभी लोगों को -2 sin थीटा cos थीटा क्लियर है? तो ये चीज समझ आनी चाहिए। सिर्फ मैं मतलब मैंने बोर्ड पे लिख दिया तुमने कॉपी कर लिया, सब कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ये तो पता ही होना चाहिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम टाइम कैसे बचा सकते हैं ये भी हमें हर टाइम माइंड में रखना है। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट से x डैश y डैश का जो कोफिशिएंट है वो -2 sin थीटा cos थीटा है। अभी पहले एक बार हैंड रेस करो कि सेकंड ब्रैकेट यानी कि सेकंड टर्म यहां से x डैश y डैश का कोफिशिएंट जो लोग बता सकते हो। ओनली 2 ही लोगों ने हैंड रेस किया है, और लोग या तो ट्राई नहीं कर रहे हैं या फिर उनको कोई डाउट है। अगर डाउट है तो डिस्कस करो। और फॉर्म में चलो तुम बताओ आंसर। cos square theta minus sin square theta. करेक्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब जिन्होंने ट्राई किया था बट उनको समझ नहीं आया तो वो लोग एक बार समझना कि x डैश इंटू वाई डैश कब कब बनेगा, जब हम यहाँ x डैश वाली टर्म का y डैश वाली टर्म से मल्टीप्लीकेशन करें या फिर यहाँ y डैश वाली टर्म का x डैश वाली टर्म से मल्टीप्लीकेशन करें। तो जो x डैश और यहाँ y डैश है इनके मल्टीप्लीकेशन से कोफिशिएंट प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला y डैश और ये वाला जो x डैश है इनके मल्टीप्लीकेशन से कोफिशिएंट माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट टर्म है इसमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2ab वाला टर्म जो यहाँ पे आएगा उसमें 2x डैश y डैश साइन थीटा cos थीटा आएगा। तो x डैश y डैश का कोफिशिएंट प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया, और ये हमें इक्वल टू 0 करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म xy चाहिए। तो ये वाला चीज तो कैंसिल ही हो गया। तो this becomes cos square theta is equal to sin square theta. That means tan square theta is equal to 1. That means theta is equal to
पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4 बोल दो या फिर Yes. पाई बाय और 3 पाई बाय 4 बोल दो, एक ही बात। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। कोई डाउट किसी को पूछना है? Next in this case is family of lines. फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट क्या है? जैसे अपन जो एक बेसिक वर्ड फैमिली यूज करते हैं कि कोई भी पर्सन एक्स जो है वो एक सर्टेन फैमिली का मेंबर है, तो उन सब फैमिली मेंबर्स की एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल कि उन सभी के सरनेम सेम होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे कि अगर हम फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं तो उन लाइंस को सेम फैमिली का मेंबर बोलेंगे जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये सारी की सारी लाइंस इस वाले पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इन सारे लाइंस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी? लेट्स से कि दिस पॉइंट इज P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2,3। तो इन सारी लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉइंट 2,3 से पास कर रही हैं, तो ये सेम फैमिली के मेंबर्स हो गए। इनफैक्ट ये हम इसके बाद समझ भी लेंगे कि फैमिली ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है वो हम जनरलाइज करके फैमिली ऑफ कर्व्स का कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि एक कर्व कोई ये है और एक कर्व ये है, तो ये दोनों कर्व जिन पॉइंट से पास कर रहे हैं, अगर हम इसी पॉइंट से कोई एक और कर्व पास करा दें तो ये वाला कर्व जो है ये भी इन दोनों की फैमिली का मेंबर हो जाएगा, बिकॉज इन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो फैमिली ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है पहले अपन वो नोट कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या कि इफ या एनी लाइन L1 equals to 0 and L2 equals to 0, यानी कि इक्वेशंस गिवन है कि L1 is for example 2x plus 3y plus 5 equal to 0 and L2 is x minus 7y plus 11 equal to 0, ऐसे कुछ इक्वेशंस गिवन है। तो any line passing through intersection point of these two lines can be written as L1 plus KL2 equals to 0, where K is any real number। तो मान लो कि ये लाइन L1 गिवन है एंड ये लाइन जो है वो L2 गिवन है। तो ये तो फिक्स लाइंस गिवन है। अगर हम कोई एक लाइन हमें रिक्वायर्ड है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे K जो है वो बिलोंग्स टू R, दैट इज कोई भी रियल नंबर है। K जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो K की जब हम वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ये लाइन की पोजीशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आ जाएंगी। कि हमने कहा कि ये गिवन लाइन है और ये L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 है, और हमने K की वैल्यू को चेंज किया तो ये लाइन यहाँ इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से रोटेट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो K की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये अलग अलग लाइंस बन जाएंगी, बट वो सारी की सारी लाइंस सेम पॉइंट जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे ही पास करेंगी। ठीक है, अब इसमें अच्छा इसका एक रिवर्स कंसेप्ट भी है, वो भी हम नोट कर लेते हैं। नोट first point, if any line is written in form of L1 plus KL2 equal to 0,
then that line passes through a fixed point. देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका जस्ट कन्वर्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ एनी लाइन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ L1 plus KL2 equals to 0, then that line always passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of given two lines L1 equal to 0 and L2 equals to 0. यहाँ पे क्या बोला था कि if any line passes through intersection point of L1 equals to 0 and L2 equals to 0, then equation of that line can be written as L1 plus KL2 equals to 0. और कर्व में मैं अभी क्या बता रहा था कि यही कंसेप्ट को हम कर्व के लिए बोल सकते हैं कि एनी कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स C1 equal to 0 and C2 equals to 0 can be written as C1 plus K C2 equals to 0. कोई भी कर्व हो तो हमने लाइन के लिए L वर्ड यूज किया है तो कर्व के लिए C वर्ड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे any curve passing through intersection point of curves C1 equal to 0 and C2 equals to 0 can be written as C1 plus K C2 equals to 0. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है जो इसका कन्वर्स है। सेकंड पॉइंट, एक पैरेललोग्राम है ABCD और हमें इस पैरेललोग्राम के चारों जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशंस गिवन है। L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 and L4 equal to 0. ये चारों साइड की इक्वेशंस गिवन है। तुमसे बोला जाए कि इसका जो डायगोनल AC है उसकी इक्वेशन फाइंड करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। तो मेथड बताओ कैसे करोगे? हमें AB, BC, CD और AD चारों लाइन की इक्वेशंस गिवन है। Anyone? सर हम लोग डायगोनल को दो तरीके से लिख सकते हैं फिर। कैसे? L1 plus KL4 is equal to 0 and L2 plus KL3. बिल्कुल ठीक है। इसके बाद So then उनको solve करेंगे, right? ये ठीक है मेथड। मतलब हम अगर फैमिली ऑफ लाइन का यूज ना करें, उससे भी एक बेसिक कंसेप्ट की बात करें, तो अपन क्या करेंगे कि हमें L1 लाइन और L4 लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। Yes sir. L4 को सॉल्व किया तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली L2 और L3 को सॉल्व किया तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर अपन को A और C दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखना सभी को ये मेथड क्लियर है क्या कि हमने L1 L4 को सॉल्व किया, A पॉइंट मिल गया, L2 L3 को सॉल्व किया, C पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट फॉर्म से हम AC लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ऑल्दो इसमें कैलकुलेशन है बट ये इसका बेसिक मेथड है। अभी जो बोला गया वो ये था कि हम L1 और L4 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई भी एक लाइन को, बिकॉज AC लाइन जो है वो L1 और L4 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम L1 plus KL4 equals to 0 ले सकते हैं। ऐसी L2 और L3 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन L2 plus lambda L3 equals to 0 ले सकते हैं। अब ये दोनों ही लाइन AC लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी कि पैरेलल और सेम लाइंस हो गई। इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, तो हमारी कंडीशन जो अपन ने एक बार पहले डिस्कस की थी कि A1 by A2 is equal to B1 by इक्वल्स टू C1, ये वाली कंडीशन लगाएंगे
तो लैम्डा और के में इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा और के में इक्वेशन नंबर 2। तो लैम्डा और के की वैल्यूज सॉल्व करके आ जाएगी। मान लो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी 5 आ गई, तो 5 पुट करके हमारा रिक्वायर्ड लाइन का आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। और इसका जो थर्ड मेथड है, ऑल्दो देखो फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया उसमें भी कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, कैलकुलेशन करी, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर कैलकुलेशन हुई, फिर जो पॉइंट्स आए उनको ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन बनाई। 3 स्टेप्स हैं। इस वाले मेथड में क्या कैलकुलेशन है कि हमने a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखा, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, यहाँ भी इक्वेशन बनाई, 2 स्टेप कैलकुलेशन हो गई, और फिर वो जो 2 इक्वेशंस आई उनको सॉल्व करके हम लैम्डा और के की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी 3 स्टेप की कैलकुलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन है जो मेथड 1 में है। मेथड 3 जो मैं बता रहा हूँ वो भी कैलकुलेशन वाइज तो सेम ही है, बस एक ऑल्टरनेट अप्रोच है कि हम डायरेक्टली एसी जो डायगोनल है इसकी इक्वेशन L1 L2 माइनस L3 L4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अभी देख के तो बड़ा सिंपल मेथड लग रहा होगा, बट यहाँ पे भी कैलकुलेशन है। बट उससे पहले कि मेथड क्या है, कि जो डायगोनल की हम बात कर रहे हैं उसके सेम साइड की जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशंस को लिया है पेयर वाइज। मतलब कि हम इसको या तो L1 L2 माइनस L3 L4 इक्वल टू 0 बोलें, या फिर L1 L2 इक्वल्स टू L3 L4 बोलें, एक ही बात है। सिमिलरली जो BD डायगोनल है उसकी इक्वेशन बोलो क्या लेंगे, किन किन को पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे BD डायगोनल के लिए? L3 L2 equal to L1 L4। L1 L4 को एक साथ ले लेंगे और L2 L3 को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इस मेथड से डायरेक्टली AC और BD डायगोनल की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि इसमें कैलकुलेशन क्या है, इसमें कैलकुलेशन ये है कि L1 ऐसे कुछ होगा 2x plus 3y minus 4 equals to 0, L2 x minus 3y plus 7 equals to 0 is equal to L3 2x plus 3y plus 11 equals to 0 into L4 x minus 3y plus 5 equals to 0। ये हमने लिख ली इक्वेशन, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन बनेगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हमारे डायगोनल की इक्वेशन का आंसर आएगा। तो ये वाला मेथड भी जो हमने मेथड 1 मेथड 2 डिस्कस की है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन वाइज तो। बट अगेन हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें हम कैलकुलेशन को कैसे सिंपल कर सकते हैं। बट एक बार वापस से कि कोई भी 2 फिक्स लाइंस गिवन है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इन इंटरसेक्टिंग लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले किसी भी एक लाइन की इक्वेशन वी कैन राइट एज L1 plus K L2 is equal to 0, and converse of this statement is always true, that if any line is given in the form of L1 plus K L2 is equal to 0 where K is a real number, then that line definitely passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of L1 equals to 0 and L2 equals to 0। सेकंड पॉइंट में लिखा है नोट में अपन ने कि अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम गिवन है तो ऑब्वियसली L1 और L3 साइड्स की जो इक्वेशंस हैं वो उनमें जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे, और ऐसे ही L2 और L4। ठीक है, हम डायगोनल AC का इक्वेशन L1 L2 यानी कि जो भी डायगोनल है उसके सेम साइड की लाइंस ले लो। तो AC डायगोनल के लिए L1 L2 इक्वल्स टू L3 L4, BD डायगोनल के लिए L1 L4 इक्वल्स टू L2 L3। बट सेकंड पॉइंट के लिए एक और कंडीशन है कि जो हम ये लाइंस ले रहे हैं उनमें पैरेलल लाइन के कोफिशिएंट्स को सेम रखना है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि L3 लाइन 4x plus 2y equals to 5 गिवन हो, और L1 लाइन 2x plus y plus 1 equal to 0 गिवन हो। तो अभी L1 और L3 पैरेलल तो हैं, बट इनके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम नहीं है। तो हम पहले L1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं उनके x और y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद ही इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। और ये वाला पॉइंट हमने एक बार पहले और कब डिस्कस किया था कि लाइन के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं पैरेलल लाइंस के। पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन नहीं,
distance between two parallel lines mod of c1 minus c2 upon c2 upon root of a square plus b square. a और b स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में भी अपन को a और b दोनों लाइंस के लिए सेम बनाने हैं, अगर नहीं गिवन है तो। तो पहले तो हम बेसिक जो कंसेप्ट है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन जो है ये देखो कि अगर हमें फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट नहीं पता है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोच के देखो। सर सॉल्यूशन ले लेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा एंड देन बिल्कुल ठीक है कि जो गिवन टू लाइंस हैं इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने में कुछ कैलकुलेशन होगी, बट इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट यहां से आ जाएगा कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -3। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म का यूज करके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इनफैक्ट ये फास्टर मेथड है। हाँ, तो ये फास्टर होगा ना फैमिली ऑफ लाइन का यूज जो है वो स्ट्रेट लाइन में या इन जनरल किसी भी केस में टाइम बचाने के लिए। देखो लाइन में तो क्या है कि हम अगर इन दोनों कर्व को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम दो लाइंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स पढ़ेंगे एक बार देखना, सर्कल्स की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। और सेकंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हमें इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम रिलेटिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, बट सेकंड डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है फैमिली ऑफ लाइन का वो इस केस में ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर हमें सर्कल, इसका नाम हम S1 दे देते हैं सर्कल और इसका नाम हम S2 बोल देते हैं। तो अगर हमें सर्कल्स S1 और S2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई सा भी एक थर्ड सर्कल चाहिए तो वी कैन डायरेक्टली राइट इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल एस S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0। ये जनरल कंसेप्ट है किसी भी कर्व के लिए, C1 प्लस के C2 इक्वल टू 0 तो हमने सर्कल्स के लिए अप्लाई कर दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे काफी टाइम बच जाएगा अगर हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करें तो। तो अभी इस क्वेश्चन को फैमिली ऑफ लाइन का यूज करके सॉल्व करूं। अब अपन को k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -3, दैट मींस दिस लाइन पासेस थ्रू -0, -3।
0,3 से पास कराएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके बताओ k कितना आ रहा है। वन। 1। k की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया 1, तो इक्वेशन बन गई x एक्स प्लस, माइनस 2y + 6। ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन का यूज क्या है, बेसिकली कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए हमें अब L1 और L2 को सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो हमने बोला कि रिक्वायर्ड लाइन L1 + k L2 = 0, गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस केस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 0,3, सेटिस्फाई कराया और k का वैल्यू मिल गया और लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट राइट साइड में भी लिखा हुआ है तो उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे और L = 0 वाली फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी रिक्वायर्ड लाइन L1 + k L2 = 0, और इस लाइन का जो स्लोप है वो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो लिख लो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है 2 + k, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 - 3k और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है, और ये स्लोप क्वेश्चन ने -1/4 रखने को बोला है। ओके, तो आंसर बोला गया x + 4y + 1 = 0।
पे एक बार कंफर्म कर दो, किसी और ने अगर फाइंड किया है तो। वैसे करेक्ट लग रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 + 4k is equal to 1 - 3k, 7k is equal to -7। तो k का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है, ठीक है। k का वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो 2x - x y + 3y -4 + 5 x + 4y + 1, ठीक है। तो देखना सभी को ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। लास्ट वाले क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन y इंटरसेप्ट की फॉर्म में था और इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन स्लोप की फॉर्म में है, ठीक है। If ABC are in AP, then line AX plus BY plus C equals to 0 always passes through a fixed point. Find that point. अभी जो हमने नोट में स्टेटमेंट 1 लिखा था वो एक बार पढ़ लो। उसमें हमने लिखा था कि if any line is written in the form of L1 plus KL2 equals to 0, then that line always passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0. इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि लाइन AX plus BY plus C always passes through a fixed point। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो भी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करके इस लाइन को L1 plus KL2 equals to 0 where K is any real number इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमने इस लाइन को L1 plus KL2 equals to 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो L1 और L2 जो लाइंस हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि A, B and C these numbers are in AP, that means 2B is equal to A plus C। टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी जो हमने लिखा है इसका मतलब यहां से या तो b इन टर्म्स ऑफ a एंड c या a इन टर्म्स ऑफ b एंड c या c इन टर्म्स ऑफ a एंड b, कुछ भी एक को रिप्लेस कर दो, या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर दो या फिर c को एलिमिनेट कर दो, कोई भी एक चलेगा। तो अगर हम लेट्स से a को एलिमिनेट करते हैं तो a के प्लेस पे 2b माइनस c रिप्लेस कर देंगे, a के प्लेस पे हमने 2b माइनस सी, तो हम b या c को भी एलिमिनेट कर सकते थे, अभी हमने a को किया। अब हमने सिंस b और c की टर्म्स में लिखा हुआ है तो b का कोफिशिएंट अलग कर लो और c का अलग कर दो। तो b का कोफिशिएंट जो आ रहा है वो 2x प्लस y आ रहा है और c का कोफिशिएंट या माइनस c का कोफिशिएंट x माइनस 1 आ रहा है। देखना यहां तक कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ आ गया। हमने b जो जो टर्म्स में आ रहा था उनके कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x y 2x प्लस y, और ऐसे ही c वाले केस में माइनस c का कोफिशिएंट x माइनस 1, ठीक है। अभी b या c कोई से भी एक नंबर से डिवाइड कर लो, दैट इज 2x प्लस y माइनस c अपॉन b x माइनस 1 इक्वल टू 0। और देखो अभी ये L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में रिटर्न है बिकॉज c माइनस c अपॉन b तो कोई भी एक नंबर होगा
और उस नंबर को हमने k बोल दिया, तो ये बन गया L1 और ये बन गया L2। तो L1 लाइन आ गई 2x plus y is equal to 0 and L2 line is x minus 1 is equal to 0। इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो y की वैल्यू -2 आ रही है। तो पॉइंट आ गया 1, -2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी हम एक मेथड और डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट मेथड है इसका, बट प्रॉपर मेथड क्या कि जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन का यूज करके अभी हमने जैसे ए को एलिमिनेट किया है, हम बी या सी को भी एलिमिनेट कर सकते थे। फिर ए को एलिमिनेट करने के बाद बी वाला पार्ट अलग किया और सी वाला पार्ट अलग किया और फिर आइदर बी और सी कोई से भी एक नंबर से डिवाइड कर लिया। अगर हमने अभी बी से डिवाइड किया तो हमने बोला कि -c/b इज सम कांस्टेंट, तो इसको तो k के फॉर्म में ले लिया। तो दिस इज L1, दिस इज L2, this line becomes in the form of L1 plus k L2 equals to 0 and L1 plus k L2 equals to 0 वाले फॉर्म का जो लाइन है वो L1 और L2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो हमने L1 और L2 को सॉल्व करके वो पॉइंट फाइंड कर लिया। तो ये प्रॉपर मेथड देखो सभी को क्लियर है। यस सर। जब भी कोई लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो ये अब अपना एक जनरल कंसेप्ट हो गया कि जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट दिख जाए ना कि दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, हमें मैनिपुलेशन करके उस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इसका इसी क्वेश्चन का जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है कि एग्जाम के पॉइंट से कि जो गिवन रिलेशन है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसे हम a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 और गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन से x के कोफिशिएंट सॉरी a के कोफिशिएंट का रेशियो 1/x, b के कोफिशिएंट्स -2/b y और c के कोफिशिएंट्स 1/1। तो देखो फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया तो x की वैल्यू 1 और सेकंड और लास्ट को इक्वल किया तो y की वैल्यू -2 आ रही है। तो यहां से इजीली पॉइंट 1, -2 मिल रहा है। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है। ये नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हें मेथड 2 से सॉल्व करके बोलना है कि लेट्स से 3a minus 4b plus 5c equal to 0 and 2ax minus 3by या plus 3by plus c equal to 0. This line always passes through a fixed point. Find that point. बताओ आंसर। x का जो वैल्यू है वो 10/3 आ रहा है और y इज इक्वल टू नहीं x का वैल्यू 3/10 and y is equal to -4/15। तो ये 3/10 तुम्हारा आंसर प्लस माइनस का मिस्टेक आ रहा है। सर सेकंड इक्वेशन में मैंने -c ले लिया था प्लस c के लिए। नहीं तो भी फिर तुम्हारा x का आंसर में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? सर 3/2x है ना, तो उससे मैंने -5 से इक्वेट कर दिया था। ओके -5 से किया है। चलो बट अभी
इस डेटा के लिए आंसर 3/10 माइनस 4/15 आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो प्रॉपर मेथड में अगर अपन को 2 मिनट्स लगेंगे तो इस वाले मेथड में हार्डली 30 सेकंड में अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी को कुछ समझ आया क्या करना है? क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो लेफ्ट साइड में a माइनस 2b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। if a minus 2b whole square is equal to c square, either a minus 2b is equal to c or a minus 2b is equal to minus c. Therefore, this condition is a minus 2b plus c equals to 0 and this condition is a minus 2b और यहाँ पे minus c equals to 0 and in this case plus c equals to 0. अब जो इससे पहले हमने मैथड डिस्कस किया उसी को यूज कर लेंगे कि ax plus by plus c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। In this case 1 upon x is equal to minus 2 upon b, y is equal to minus 1 upon 1. तो x is equal to minus 1, y is equal to 2. In this case 1 upon x माइनस 1,2 और 1,-2 ये दोनों आंसर्स रहेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन कंडीशन को
इस फॉर्म में देगा, यानी कि अगर कोई सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन दे रखा है तो हमें उसे फैक्टराइज करके और फिर लीनियर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर सेम मेथड यूज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर Yes. हमने जो नोट 2 में लिखा था कि हमें अगर एक पैरेललोग्राम के साइड की इक्वेशंस गिवन है और लेट्स सी these sides are ये अपन को भी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है, बस मैंने मेथड लिख दिया। तो तुम देखो कि कैलकुलेशन में जो भी पार्ट है वो क्लियर है सभी को कि क्या करना है। Yes. तो अपन ने ए बी एंड ए डी दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ए फाइंड कर लेना है। आफ्टर दैट बी सी एंड बी डी को सॉल्व करके, बी सी एंड बी डी नहीं, बी सी BC एंड and CD. को सॉल्व करके पॉइंट सी फाइंड कर लेना है और फिर 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लेनी है। तो यहाँ भी काफी कैलकुलेशन है, यहाँ भी काफी कैलकुलेशन है। तो ये सेकंड मेथड है। अगेन हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप किया है, बट कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर्ली मैंने लिख दिया। तो देखो सेकंड मेथड का जो कंसेप्ट है ये सबको समझ आता है।
कि हमने Yes, इस sir. लाइन की इक्वेशन को पहले इन दोनों लाइन की हेल्प से फैमिली ऑफ लाइन के कंसेप्ट का यूज करके लिखा। सिमिलरली एसी लाइन सी पॉइंट से भी पास कर रही है तो सी पॉइंट के लिए इन दोनों का यूज कर लिया और फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज कर लिया। और a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 बिकॉज दोनों ही इक्वेशन सेम लाइंस की हैं। तो फिर कंपेयर करेंगे तो अब देख तुम मतलब एक बार सोच के देख लो कि ये इक्वेशंस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएंगी। एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और फिर हमें उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन लेंदी है। जो अपना थर्ड मेथड है वो मैं नेक्स्ट उसमें लेके जा रहा हूँ। 2x प्लस वाई माइनस, अच्छा थर्ड मेथड के लिए हमने ये बोला था कि जो लाइंस हैं उनमें पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हम फर्स्ट लाइन को 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 करके यूज में लेंगे। ठीक है, AC लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 2y माइनस 10 L1 फिर मतलब जो L2 लाइन थी वो x माइनस 3y थी। L1 L2 इज इक्वल टू L3 4x प्लस 2y आई थिंक प्लस 1 लिखा था और यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 4 लिखा था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो प्लस 1 है प्लस 4 है। ठीक है, तो 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये दोनों ठीक लिखा है। एंड नेक्स्ट में 4x प्लस 2y प्लस 1 एंड x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, देखो अब इसमें अगर सारा कुछ हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी बिकॉज 3 टर्म्स यहाँ पे है, 2 टर्म्स यहाँ पे है, तो 6 टर्म्स यहाँ बन जाएंगी एंड 3 इंटू 3 9 टर्म्स यहाँ बन जाएंगी। और फिर उनको लिखने के बाद मतलब मल्टीप्लाई किया, लिखा, फिर सिंप्लीफाई किया, तब जाके हमारा आंसर आएगा। इस चीज को हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम अगेन दो चीजें हैं ऑब्जर्वेशन की। एक तो क्या कि हमने जो ये कंसेप्ट डिस्कस किया है ये इससे हमारा जो आंसर आने वाला है वो एसी लाइन की इक्वेशन आएगा। अगर लाइन मिल रही है, लाइन की इक्वेशन मिल रही है तो इसका मतलब कि x और y में लीनियर रिलेशन मिलेगा। दैट इज x और y में जो सेकंड डिग्री का टर्म है वो तो आएगा ही नहीं। तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ x इंटू एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दें। हमने जो सेकंड डिग्री वाला टर्म है उसकी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कि अगर हम इस इक्वेशन में जैसे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई भी करते तो ऑब्जर्वेशन कि इन दोनों का इनके साथ मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड से कैंसिल हो जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है दोनों साइड। ये बात समझ आ रही है क्या? 4x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई जो भी बनेगा वो यहाँ पे 4x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 3y के मल्टीप्लीकेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। किसको करना है फिर? जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है कि हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि 4x अब तो हमने कहा कि जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो इस वाली फॉर्म में आएगी और यहाँ पे x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा और कांस्टेंट आएगा। एक बार अब तुम लोग बताओ कि जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा? बोलो लेफ्ट साइड में जब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? -10. ओनली -10। देखना सभी को क्लियर है क्या? y का कोफिशिएंट बताओ लेफ्ट साइड में। नहीं है, sorry, 30. कोफिशिएंट ऑफ y इज +30. +30। कांस्टेंट लेफ्ट साइड में कितना? 0 बिकॉज
यहाँ से कांस्टेंट कब आता है, जब यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट यूज करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट 0। देखना लेफ्ट साइड में, मतलब बिना कंप्लीट ओपन किए x और y के कोफिशिएंट्स जो लिखे हैं वो क्लियर है क्या? और इसी तरह से तुम अब राइट साइड में ट्राई करो। देखो जिन चीजों में हमें, मतलब अब एक बेसिक रूल क्या होता है, या तो पेन चला लो या दिमाग चला लो, ठीक है। या तो पूरी कैलकुलेशन कर लो लिख के, उसमें टाइम लगेगा। अगर अपन ने अभी से ही प्रैक्टिस में थोड़ा सा ये इस टाइप की कैलकुलेशन को माइंड में करना शुरू कर दिया तो फिर एग्जाम में टाइम बच जाएगा। बट ये कंफर्म बात है कि टाइम बचाने के लिए हमें अपना ब्रेन तो यूज करना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हमने बोला कि x, सर इक्वेशन आ गया। हाँ बोलो राइट साइड में क्या लिखा तुमने कोफिशिएंट? सर एक मिनट, 16x। यहाँ पे y और लिखना था। हाँ, x का कोफिशिएंट 16 आ रहा है, ठीक है। नहीं 16x नहीं आ रहा, x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो 17 आ रहा है। हाँ सर 17। हाँ। दूसरे ब्रैकेट का x नहीं दिया। हाँ, तो x कैसे कैसे बनेगा, या तो हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तब जाके x बनेगा, या फिर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो भी तो x बन जाएगा। तो टोटल x का जो कोफिशिएंट है वो 17 आ रहा है। एंड तो एक 5 है। तो ट्राई करो y का कोफिशिएंट लिखना। 5 है। कोफिशिएंट ऑफ y 5 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 5 ही आ रहा है। यस। प्लस 5y, और y कैसे बना कि अगर हमने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 8y आ जाएगा, और ऐसे ही इस नंबर को यहां से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3y आ जाएगा, तो प्लस 5y। और कांस्टेंट, तो दोनों साइड के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये मतलब मेथड अगर अपन इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी है और ओनली x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट यूज किया है, तो फिर हम जो हमने लास्ट के 2 मेथड डिस्कस किए ना, उनके कंपैरिजन में थर्ड मेथड से काफी क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे तब तो फिर तीनों मेथड में ही कैलकुलेशन लेंदी है, फिर तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन दिस केस अब बस सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 27x माइनस 25y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये है डायगोनल AC की इक्वेशन। एक बार तुम लोग इसी टाइप से प्रैक्टिस के लिए जिसमें करवा रहा हूँ, BD डायगोनल इसी मेथड से फाइंड करो और देखो कैलकुलेशन सब लोग एक बार आराम से करो। करना इसी मेथड से है कि हमने कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखना है और सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आता है।
सर x plus 2y plus 5 equals 0. x plus 2y plus 5 equals to 0. किसी और ने आंसर फाइंड किया तो बताओ, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? 5x plus 41y is equal to 40. एनी अदर आंसर? तुम दोनों ही अपनी कैलकुलेशन वापस से चेक करो, देखो किसका सही है, और इक्वेशन आ जाएगी। हो जाएगा 4 16 तो यहाँ से आ गया, और -10 16 - 10 6, 2 into 4 8 यहाँ से आ गया, और प्लस का 30 8 और 30 38। इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ x 1 आ जाएगा। सर मेरा वाला गलत है पहला वाला। तो ये आ जाएगा 5x plus 41y equals to 40। ठीक है, तो अगर अपन ने देखो इस तरह से लिखा तो कैलकुलेशन में मतलब स्टेप्स जो है वो बहुत कम है, तो एग्जाम में अपन टाइम बचा सकते हैं। बट अगेन वही वाली बात है कि कभी नहीं समझ आ रहा है तो फिर अपन प्रॉपर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर 4x plus 2y minus 10 सर ओरिजिनल इक्वेशन 2x plus y minus 5 थी। नहीं तो हमने कहा था ना कि इक्वेशन को जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें कोफिशिएंट्स को सेम बना सेम के ही, करना है। अगर अपन सेम नहीं बनाएंगे ना तो तुम लोग देखो कि दोनों साइड से सेकंड डिग्री का टर्म कैंसिल ही नहीं होगा, दोनों साइड से जो सेकंड डिग्री का टर्म बनेगा वो कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री आएगा, और वो लाइन की इक्वेशन हो नहीं सकती। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, तब जाके अपन को सॉल्व करना है। अब ये एक सोचने के लिए टफ क्वेश्चन है थोड़ा, एक बार ढंग से समझो क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है।
इस टाइप का एक क्वेश्चन जे ने पूछा हुआ भी है और ये टफ क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, बट एक बार मीनिंग समझो, सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है। मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? तो अब तक तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन है बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज मेंबर ऑफ दिस फैमिली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो दो लाइन दे रखी है ब्रैकेट में, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अभी अपन अगर सॉल्व भी करेंगे तो 2,1 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के बाद 2,1 आ रहा है। अब इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बता रहा हूं कि ऐसे कोई सिचुएशन है कि एक तो फिक्स पॉइंट है 2,1 और इस फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइन, तो इस सारी की सारी लाइन जो क्वेश्चन है फैमिली बोल रखी थी उस फैमिली का मेंबर है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि इन इनफाइनाइट लाइन में से हमें वो लाइन चाहिए जो लाइन 3,2 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर है। अच्छा, इन पॉइंट से इस फैमिली का एक मेंबर ये भी हो सकता है, और मान लेते हैं कि 3,2 वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो लाइन L1, L2, L3, L4, L3 लाइन जो है वो L1 के परपेंडिकुलर लाइन है। तो लाइन L1, L2, L3 और L4 में से कौन सी लाइन है जो 3,2 पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है? जो उसके परपेंडिकुलर होके नाम उसका अभी जो बोर्ड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग L3। L3। ये वाली चीज देखो सभी लोगों को समझ आती है क्या कि L3 लाइन वो लाइन है जो पॉइंट P से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। L1 लाइन वो लाइन है जो पॉइंट P से मिनिमम डिस्टेंस पे है, बिकॉज L1 लाइन पे तो पॉइंट P लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस 0 हो गई L1 लाइन की पॉइंट P से। तो L1 लाइन तो वो लाइन है जो पॉइंट P से मिनिमम डिस्टेंस पे है। फिर L3 लाइन को मैक्सिमम क्यों बोला, L4 या L2 मैक्सिमम क्यों नहीं है? बिकॉज हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम पॉइंट P की L2 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पॉइंट P की L2 से डिस्टेंस ये मेजर करेंगे, पॉइंट P की L3 से डिस्टेंस ये मेजर करेंगे, पॉइंट P की L4 से डिस्टेंस ये मेजर करेंगे। तो अभी डायग्राम से क्लियर होगा कि PQ डिस्टेंस इन तीनों डिस्टेंसेस में मैक्सिमम है। और अपन मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमने इसको कुछ R बोल दिया तो ट्राइंगल PRQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें PQ हाइपोटेनियस है, और ट्राइडेंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो है वो ग्रेटेस्ट साइड वाली लेंथ वाली साइड होती है। तो इन दिस केस फाइनली जो क्वेश्चन ने बोला था कि इस फैमिली का मेंबर बताना है, तो हमने बोला कि इस फैमिली के मेंबर का मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन बतानी है। तो स्टेप 1 कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, वो पॉइंट सॉल्व करने के बाद अभी 2,1 आ गया। फिर बोला कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं, उन इनफाइनाइट लाइन में से हमें वो लाइन चाहिए जो 3,2 जो गिवन पॉइंट था उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो आंसर आएगा वो ऑलवेज वो लाइन का आंसर आएगा जो PQ के परपेंडिकुलर है और Q से पास कर रही है। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। यस सर। रिक्वायर्ड लाइन इज line perpendicular to PQ and passing through Q. X plus y is equal to 1. Okay, x plus y plus 4 equal to 1. क्या No, बोला x plus y is equal to 1. x plus y equals to 1. 1.
Sir, I got x minus 3 minus x minus y minus 3 0. x minus y minus 3 0। अरे ये देखो, हम आंसर कौन से लाइन का फाइंड कर रहे हैं, जो 2,1 से पास कर रही है। तो 2,1 से ये लाइन पास नहीं कर रही है। 2,1 से L3 की इक्वेशन है यार। हाँ, तो L3 2,1 से पास कर रही है ना, हाँ सर। तो ये कहाँ कर रही है लाइन 2,1 से पास? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तुमने? x plus y is equal to 3। हाँ, ये हो सकता है आंसर, x plus y is equal to 3। तो ये दोनों आंसर्स चेक करो। सिंपल था, कुछ खास तो नहीं था यार। अच्छा ये अबे यार, तो हमने ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट तो डायग्राम से समझा था कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको हमने Q बोला है, से इनफाइनाइट लाइंस, मतलब L1 L2 का मतलब फैमिली ऑफ जो लाइंस गिवन था, उससे इनफाइनाइट लाइंस पास कर रही हैं। उन इनफाइनाइट लाइन में से वो लाइन हमारा आंसर होगा जो PQ के परपेंडिकुलर है और पॉइंट Q से पास कर रही है। पॉइंट Q जो है फैमिली ऑफ लाइन की जो दो लाइंस हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमने उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। P पॉइंट गिवन पॉइंट है, फिर PQ का स्लोप फाइंड किया तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो ये मतलब ये कंसेप्ट अगर पहले से नहीं पता है तो फिर टफ क्वेश्चन है। अब पता है तो अब आगे से सिंपल क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। और इसमें दो ही वेरिएशन बनते हैं, एक वेरिएशन की ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेगा और सेकंड वेरिएशन मिनिमम डिस्टेंस की बात करेगा। तो मिनिमम वाले केस में भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो P और Q से पास कर रही है वो ही लाइन हमारा आंसर हो जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट भी अब अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना जो बचता है इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस। बट पेयर ऑफ लाइंस के लिए एक बार मतलब इसमें क्या है, अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि 2x + y = 5, x - 7y = 1, ऐसे दो सेपरेट लाइंस गिवन है और क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल देगा फर्स्ट क्वेश्चन कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करो। थर्ड क्वेश्चन कि अगर ये एक पैरेललोग्राम के साइड्स हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी चीज पूछ ली। तो मतलब कि क्वेश्चन ने अभी तक जो इंफॉर्मेशन दी थी वो दो लाइंस को सेपरेटेड फॉर्म में इक्वेशन देके दी थी। पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है कि बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक लेंथी सी इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक लेंथी इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन को देके बोलेगा कि इस सेकंड डिग्री की इक्वेशन में जो दो लाइंस बन रही हैं उन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो या उन दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड करो एंड सो ऑन। तो अभी तक तो हमने ये वाली सिचुएशन सॉल्व कर ली। अब बस क्या है एक्स्ट्रा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया है तो हमारे पास एक मेथड तो ये होगा जो थोड़ा सा लेंथी होगा, हम अभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इन दोनों जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में इक्वेशंस हैं इनको सेपरेट करके और फिर उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लें।
ठीक है, बट मल्टीप्लाइड फॉर्म को सिंगल सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। तो एक मेथड तो ये है कि हमने दोनों इक्वेशंस को सेपरेट किया और फिर जो भी हमने इससे पहले मेथड डिस्कस कर रखा है उस मेथड से सॉल्व कर लिया। और सेकंड मेथड हम जो डिस्कस करेंगे वो यही होगा कि इनको मल्टीप्लाइड जो फॉर्म में इक्वेशन गिवन है सेपरेट नहीं किया, बट इस टाइप के इक्वेशन की इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उसके लिए इन्हीं की टर्म्स में एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो अपन दोनों मेथड्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी समझने वाली बात क्या थी, ओनली ये कि जो इंफॉर्मेशन अभी तक सेपरेट लाइन की इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन है वो इंफॉर्मेशन पेयर ऑफ लाइन में मल्टीप्लाई करके गिवन होगा, बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसलिए एक बार जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है वो लेक्चर नोट्स पूरे रिवाइज करना। तुम्हारे जो बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर एक ही टॉपिक बचा है ना अभी? हाँ तो हम लोग बुकलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5 तक सॉल्व कर सकते हो, और एक्सरसाइज 1 या जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें देखो कि कहीं पर भी अगर पेयर ऑफ लाइन वर्ड लिखा है, पेयर ऑफ लाइन वर्ड लिखा है या फिर कोई भी इक्वेशन सेकंड डिग्री की टर्म्स में दे रखी है, पेयर ऑफ लाइन अगर नहीं भी लिखा है बट सेकंड डिग्री की टर्म्स में यानी कि इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, तो उन क्वेश्चंस के अलावा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो पेयर ऑफ लाइन लिखा है तो उसको छोड़ देना, या फिर सेकंड डिग्री में इक्वेशन है तो उसको छोड़ देना, और उनके अलावा एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी जब भी तुम्हारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। अभी तक अपन ने डिस्कशन कुछ किया है क्या? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 का किया है। 5 तक कर लिया डिस्कशन? नहीं 5 का किया है सर, और 1A का कर लिया, 1A 1 to 50 का। ओके, तो अभी सिंस अपनी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में ही है, तो होमवर्क में हम इन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 1A में अगर देखें 1A में कोई भी क्वेश्चन पेयर ऑफ लाइन का नहीं है, तो 1A कंप्लीट। टू बी भी कर ही सकते हो, बट डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है। तो एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज अप टू 5 और 1A कंप्लीट, और 1B जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25 तक रखते हैं अभी, तो वैसे आगे तक भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना होमवर्क नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और तुम्हारी अच्छा जो अपनी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं उनके अलावा कोई मैथ्स की डाउट क्लास लगी है क्या? सर हमारा मेन टीचर के साथ मेन डाउट ट्रैक लेक्चर का है। अलग। एक मिनट वापस से बोलो क्या? सर फर्स्ट दो ट्रैक चल रहे, तो मेन ट्रैक का डाउट लेक्चर है पर आपका नहीं है। नहीं, तो जो मेन ट्रैक का डाउट लेक्चर है उसमें कौन से टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है अभी? बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल एंड और करंट टॉपिक भी बाइनोमियल ही चल रहा है, राइट? नहीं सर, पीएनसी एंड से शुरू हो गया, ओके। चलो, अगर देखो ऐसा कर सकते हो, या तो जैसे अगर जो वो जो डाउट क्लास लगती है उसमें अगर बाइनोमियल का डिस्कशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो तुम फिर उस क्लास में सर से स्ट्रेट लाइन के डाउट डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज हम क्लास में डिस्कस करने का तो ट्राई करेंगे ही। ठीक है, और मैं एक बार देखता हूँ नेक्स्ट वीक में, अदरवाइज एक डाउट क्लास पे शेड्यूल कर लेंगे और एक रेगुलर क्लास पे शेड्यूल कर लेंगे। ठीक, ओके सर। ओके तो सर। नेक्स्ट वीक में अपन को ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना है। अभी तक एक बार अगेन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, बट एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल, ये डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेट लाइन का यूज कोनिक सेक्शन में भी आता है। और फिर जब अपन 12th में वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर करके पढ़ेंगे, अभी हमने 2D डिस्कस किया है, वेक्टर्स एंड 3D में हम जो सेम चीजें हैं वो 3D में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन में कुछ भी डाउट है तो वो डाउट फिर 3D में भी कंटिन्यू जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन को ढंग से एक बार पढ़ लो, जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करो, और मेन चीज कि होमवर्क प्रॉपरली करना, बिकॉज बिना होमवर्क के इतना प्रॉपर समझ नहीं आता है कि जो भी टॉपिक है उसमें एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं ये
एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank Thank you, sir.